अंकुश कहाँ गए थे तुम? अच्छा, ड्यूटी पे गए थे। चलो, क्या पढ़े थे लास्ट बताओ। कल क्या पढ़े थे? कल कोई आया नहीं था क्या क्लास में? आए थे ना, तो याद करो। भूल गए? मैं भूल गया, तुम भी भूल गए? आजाद हो गए थे। कल अपन ने पढ़ा था सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारियों का दूसरा फेज, जिसमें मैंने बताया था भगत सिंह के बारे में, सचिंद्र सान्याल के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में। लेकिन चूंकि तुम लोग भूल चुके हो। अब पढ़ते हैं 1946 1942 में जैसे क्रिप्स मिशन आया था, और कल भी क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो क्रिप्स मिशन को क्यों लाया गया और उसका क्या उद्देश्य था, उसके पीछे की कहानी हमारी वर्ल्ड वॉर में छिपी हुई है, जो मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, कि जब वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू हुआ और 19 कब तक चला? 45 तक, 1 सितंबर से लेकर 2 सितंबर तक। इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 6 साल 1 दिन तक चला। यही तो हुआ। इसी वर्ल्ड वॉर के बीच में 1942 में जब ब्रिटेन की स्थिति गंभीर होने लगी, तो उन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि भारतीय लोगों को हमारे साथ भेज दिया जाए, हमारा सपोर्ट करें, तो युद्ध के बाद आजाद कर देंगे। और इसी काम को अंजाम देने के लिए यहां पर क्रिप्स मिशन भेजा गया था, क्रिप्स मिशन। और इस क्रिप्स मिशन ने ये कहा, मैंने कल भी बताया था कि क्रिप्स मिशन को फिर बाद में लोगों ने बहुत नकार दिया। गांधी जी कहते थे कि ये पीडी चेक है, और नेहरू जी कहते थे कि इस चेक का तो बैंक ही नष्ट होने वाला है। द बैंक दैट इश्यूड दिस टाइप ऑफ चेक कॉल्ड क्रिप्स मिशन इज शॉर्टली गोइंग टू बी एब्रप्ट, मतलब वो तो बहुत जल्दी ही दिवालिया होने वाला है। तो इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, वो याद रखने हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। कौन जीता था वर्ल्ड वॉर में? है ब्रिटेन जीता। और ब्रिटेन के जीतने में बड़ा रोल किसका है? यूएस का है ना। तो ये ग्रुप जीत गया, और इस ग्रुप के जीतने के बाद पूरी दुनिया में जो कुछ भी रैप्चर हो गया था, उसको रिपेयर करने के लिए फिर से बड़े बड़े कार्यक्रम लिए गए। जैसे उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कर लो। उरुग्वे के लिए लगातार मीटिंग होती रही, उसमें फिर डब्ल्यूटीओ की स्थापना का मामला आया, डब्ल्यूटीओ की स्थापना के लिए बात आया। और ये देखा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों हुआ, तो उसका एक बड़ा कारण देखा गया कि हमारे पास कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ऐसा कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो इस वर्ल्ड वॉर को रोक सके। इसी के मद्देनजर यह व्यवस्था बनाई गई कि इस वर्ल्ड वॉर को रोकने की, वर्ल्ड वॉर के बाद छोटे छोटे देशों को बड़ा नुकसान हुआ। जैसे जिसके पास 1 लाख रुपया था, उसका 50,000 रुपये खर्च हो गया, लेकिन जिसके पास टोटल 50,000 था, उसका तो सब कुछ खत्म हो गया। तो छोटे देशों को बड़ा लॉस हुआ, और उन छोटी कंट्रीज ने, और वर्ल्ड सिनेरियो पर यह देखा गया कि इस तरह का वर्ल्ड वॉर दोबारा ना हो, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर होगा तो बहुत मुश्किल होगी। कारण था कि 1945 तक हम लोग एटॉमिक वॉर पे आ चुके थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक वेपन यूज भी हुए, जापान के साथ यूज हुए। जापान के साथ बहुत बुरा हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीजें उस समय बहुत क्रश हो गई। इसीलिए अमेरिका ने जापान को अम्ब्रेला दिया था। अम्ब्रेला का मतलब यह था कि अगर किसी ने जापान पर परमाणु बम गिराया है, तो यह माना जाएगा कि अमेरिका पे गिराया है। बहुत स्पष्ट कहानी है कि अगर जापान पे किसी ने परमाणु बम गिराया, तो यह माना जाएगा कि अमेरिका पे गिराया है, और अगर अमेरिका पे गिराया है तो आप समझिए अमेरिका फिर उसके बदला लेगा ही लेगा। इसीलिए जापान ने इसके बदले कहा कि हम कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, हम कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। और 1960s में ही अमेरिका ने एक ट्रीटी लॉन्च कर दी, इसको कहते थे सीटीबीटी, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। और इस पर बहुत देशों ने साइन किए। भारत से भी साइन करने के लिए कहा गया, भारत ने इस पर साइन नहीं किए। भारत ने इस पर साइन करने का मतलब है कि हम परमाणु का प्रतिबंध नहीं, परमाणु पर प्रतिबंध लगा देंगे। और हालांकि भारत ने यह कहा कि हम परमाणु का उपयोग बम बनाने के लिए नहीं करेंगे, बिजली बनाने के लिए करेंगे, लेकिन सीटीबीटी पर साइन नहीं किए। लेकिन हमने कहा हम शांति के लिए यूज करेंगे, अशांति के लिए नहीं करेंगे, लेकिन हमने उस पर साइन नहीं किए। इसलिए अमेरिका और भारत के संबंध धीरे धीरे करके खराब हो गए, जो आपको दिखाई देंगे। आप मूवी देखिएगा परमाणु,
परमाणु मूवी देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से अमेरिका वॉच करता है कि भारत में कोई एटॉमिक डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। उसने सैटेलाइट लगा रखे थे, तो उसमें वो दिखाया गया है। और इसी के बाद जब सब कुछ रैप्चर हो रहा था, तो ब्रिटेन की सरकार भी ये मान गई कि भारत को आजाद कर दिया जाए। अब आजाद तो कर दिया जाए, 96 में जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय बेवेल साहब थे। उसने कहा ठीक है, तो एक एक्ट हम पास करते हैं, और उन्होंने घोषणा कर दी कि अब हम भारत की स्वतंत्रता को अंजाम देंगे। स्वतंत्रता को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपनी कैबिनेट के 3 मंत्रियों को भारत भेज दिया। चूंकि वो कैबिनेट के मंत्री थे, इसलिए उसको कैबिनेट मिशन कहा गया। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये लोग भारत आए और उन्होंने भारत के नेताओं से बातचीत की। मैं आपको ये समझा चुका हूं कि 1940 में ये व्यवस्था बन गई थी कि हमको पाकिस्तान अलग चाहिए। क्यों? कल बताए थे। क्योंकि 1937 के प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस मुस्लिम लीग की बुरी हार हुई थी। तो मुस्लिम लीग की बड़ी फजीयत हो गई थी। उनको ये लगता था कि हम भारत में ये झूठा दावा करते थे कि हम भारत के सभी मुसलमानों के नेता हैं, हम तो भारत के कुछ मुसलमानों के भी नेता नहीं निकले। इतनी कम सीटें मिलने के कारण से मुस्लिम लीग चिंतित हो गई, और उसे लगता था कि अगर हम मुस्लिम लोग भारत से अलग नहीं हुए तो हम कभी मेजोरिटी में आ ही नहीं पाएंगे, ना अपनी सरकार बना पाएंगे, ना कोई कानून बना पाएंगे। इसी के मद्देनजर उन्होंने 1940 में ही यह मांग रख दी थी। लाहौर अधिवेशन में 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था पाकिस्तान का प्रस्ताव, पृथक पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश कर दिया था। और उस प्रस्ताव में यह भी लिखा था कि हम पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हम आप कोई दूसरी चीज देकर के हमको बरगला नहीं सकते हैं, हमको वही चाहिए तो चाहिए। और 46 में जब ये आए तो इन्होंने भी कहा कि भारत को कैसे आजाद किया जाए। तब तक 1946 तक पाकिस्तान अपनी मांग पर अडिग बना रहा, पाकिस्तान अपनी मांग पर बना रहा। तो इन कैबिनेट मिशन के सामने समस्या ये आई कि हम आजाद कैसे करेंगे, यहां तो मुस्लिम भी नहीं मान रहे हैं। तो लॉर्ड बेवेल के समय पे ही ये ड्राफ्ट तैयार करा लिया गया कि भारत को अगर आजाद करेंगे तो भारत को एक आजाद नहीं करेंगे, 2 हिस्सों में आजाद करेंगे। 2 हिस्सों में आजाद करने के लिए ड्राफ्ट बनके तैयार किया गया। और 2 हिस्से कैसे कैसे होंगे, तो जिन्ना के भाषण को आधार बनाया गया। उसने कहा कि इस देश में 2 देश रहते हैं, एक मुस्लिम देश रहता है, एक पाकिस्तान देश रहता है, या एक मुस्लिम देश रहता है, एक हिंदू देश रहता है। तो जहां जहां हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी उसको हम लोग हिंदुस्तान बना देंगे, जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी उसे पाकिस्तान बना देंगे। ये प्रस्ताव आया और फिर बुलाया गया सर रेडक्लिफ को। सर रेडक्लिफ, ये वाले रेडक्लिफ नहीं है, वो अपने स्कूल का नाम भी इधर रेडक्लिफ है ना। इस स्कूल में RADCLIFFE लिखा हुआ है, उसमें उनके नाम में ई नहीं आता है, ठीक है। और जो वो वाली रेडक्लिफ भी नहीं है, रेडक्लिफ सोसाइटी, उसमें RED रेड होता है, इसमें RAD रेड है, तो वो अलग रेडक्लिफ है। सर रेडक्लिफ आए, उनसे कहा गया कि आपको बाउंड्रीज बनानी है। अब बाउंड्री बनाना इतना आसान तो होगा नहीं, तो पहले तो ये पता लगाना कि कहां कहां पर कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन से एरिया में मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है। तो उन्होंने इसमें लगभग 40 भारतीयों का और 20 अंग्रेजों का साथ लिया और एक लिस्ट तैयार की। उस लिस्ट में उनको जो सबसे छोटी यूनिट दिखाई दी वो थी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है ना। जब भी आज भी हम बंटवारा करते हैं तो ये बंटवारा ऐसे ही करते हैं कि ये पुलिस स्टेशन आज से MP में आएगा और ये पुलिस स्टेशन आज से छत्तीसगढ़ में आएगा, ऐसे ही तो करते हैं। तो उसने भी पुलिस स्टेशन को आधार बनाया कि एक पुलिस स्टेशन का एरिया, जैसे जो बाउंड्री बना रहे थे कि वहां इस पुलिस स्टेशन को इस तरफ रखेंगे, इस पुलिस स्टेशन को इस तरफ, यानी उस पुलिस स्टेशन में जो भी एरिया आता है वो इधर और इधर, और पुलिस स्टेशन से ज्यादा एरिया कोई नहीं जानता है। पुलिस स्टेशन वाले हमेशा ही कोशिश करते हैं कि एरिया हमारा फिक्स रहे। आप कहीं भी जाएंगे रिपोर्ट लिखाने के लिए, कहां चोरी हुई तुम, वगैरह इस जगह है, यहां हमारे में नहीं आता, चलो भागो यहां से, ये कहीं और आता है। उनको एरिया फिक्स पता रहता है कि ये कौन से में आएगा। ठीक बात है कि नहीं, उनकी आप पुल के उस तरफ हुआ है आप उधर जाइए, इस तरफ हुआ है हमारे पास आइए, और कोशिश धकेलने की यही करते हैं कि उधर जाओ, कि यहां मत आओ कम से कम। तो एरिया वहां से फिक्स हो जाते हैं। और ये अभी की व्यवस्था नहीं थी, 1856 में डलहौजी के समय से पुलिस स्टेशन बने थे, जब पुलिस व्यवस्था लागू की गई थी तब से ही। तो इस तरह से भारत में रेडक्लिफ ने पुलिस स्टेशन को आधार बना करके एरिया को, बाउंड्री को बनाने की कोशिश की, और ये बाउंड्री बनके तैयार हुई। लेकिन इतने सारे स्टेशन, इतने सारे एरिया, वो सारी चीजों को कर भी नहीं पाए। ये सब चल ही रहा था कि तब तक भारत की संविधान सभा में बहस चलने लगी कि हम लोग संविधान बनाने वाले हैं
उस संविधान में कौन कौन से प्रावधान रखेंगे, भारतीयों को क्या देंगे, कैसे किसको नागरिक मानेंगे, किसको क्या करेंगे, इस पर बात चली रही थी। अभी संविधान सभा में सब कुछ स्मूथली चल रहा है। 6 जुलाई को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम। मिस्टर ब्रेट ने उसको पेश किया और 18 जुलाई को बहस के बाद यह बिल पास हो गया। यह बिल 18 जुलाई को पास हो गया। 18 जुलाई को बिल पास हो गया तो इसकी खबर तो भारत में भी आ गई होगी। भारत में जैसे ही खबर आई तो भारत में संविधान सभा में नेहरू जी को लगा कि अब भारत की आजादी का बिल तो पास हो गया, बस उसको यहां पर आकर लागू करना है। और वो यहां पर आके लागू होगा तो हमको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारा झंडा। वो हमारा झंडा है, उसकी जरूरत बहुत पड़ेगी हमको। तो उस झंडे को अपनाने के लिए उन्होंने 22 जुलाई को 1947 में संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा कि भारत जब आजाद होगा तो हमारा एक झंडा भी होना चाहिए। तो वो झंडा कैसा होगा, और उस झंडे को 22 जुलाई को अपना लिया गया कि ये हमारा झंडा होगा जब हम आजाद हो जाएंगे तब, क्योंकि तैयारियां चल रही हैं आजादी की। माउंटबेटन आते हैं और 14 तारीख की मध्य रात्रि में उस एक्ट को पढ़ के सुनाते हैं भारत में। और 14 तारीख को क्यों पढ़ के सुनाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। तो जब पढ़ के सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि इस एक्ट के लागू होने के साथ ही भारत में से 2 डोमिनियन स्टेट बन जाएंगे। डोमिनियन स्टेट बन जाएंगे। डोमिनियन स्टेट किसे कहेंगे? देखिए, एक होता है डोमिनियन स्टेट यानी डोमिनियन राज्य, और एक होता है औपनिवेशिक राज्य, कॉलोनियल जिसको कहते हैं ना, कॉलोनियल स्टेट, औपनिवेशिक राज्य होता है, ठीक। और एक होता है संप्रभु राज्य, सोवरेन स्टेट। औपनिवेशिक व्यवस्था उसे कहते हैं कि ये अपना इंडिया है और हम अपनी इंडिया से जाते हैं इंडोनेशिया के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं और हमारी संसद में इंडोनेशिया के रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं। तो हमने उसकी पॉलिटी पर कब्जा कर रखा है, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर कब्जा कर रखा है। जब किसी पर्टिकुलर स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज आर मेड इन द डिफरेंट पार्लियामेंट, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियल स्टेट। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉलोनी है ये हमारी कॉलोनी है, इंडिया की कॉलोनी है, जैसे इंडिया इंग्लैंड की कॉलोनी रहा है। तो ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी को हिंदी में कहते हैं उपनिवेश। तो ये कौन सा राज्य हो गया? ये औपनिवेशिक राज्य हो गया। इसलिए जब भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या आता है? औपनिवेशिक भारत में, यानी वो भारत जब तक अंग्रेजों का शासन रहा वो भारत, उसको हम लोग कहते हैं औपनिवेशिक भारत। तो औपनिवेशिक भारत में इसको कहते हैं औपनिवेशिक स्टेट, जब तक उस पर दुनिया में बहुत सारे औपनिवेशिक स्टेट रहे। अमेरिका में सारे के सारे 13 स्टेट्स उपनिवेश रहे हैं। अफ्रीका के लगभग 70% हिस्सा उपनिवेश रहा है। भारत रहा है, फिलीपींस रहा है, इंडोनेशिया रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, बहुत सारे उपनिवेश रहे हैं। ये बात अलग है कि उपनिवेश किसका है। हम लोग किसके उपनिवेश रहे? इंग्लैंड के। कुछ हिस्से हमारे फ्रांस के उपनिवेश रहे, कुछ हिस्से हमारे पुर्तगालियों के उपनिवेश रहे, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी कॉलोनीज होती हैं। तो हम लोग कॉलोनी राज्य कब से बने थे? 1757 से मान लिया जाए। कब तक? 1947 तक ये हम लोग कॉलोनी स्टेट रहे हैं, जब अंग्रेजों के शासन, अंग्रेजों के पार्लियामेंट हमारे यहां के लिए कानून बना करके भेजते। एक होता है डोमिनियन, इसका मतलब यह होता है कि हम आजाद तो हैं, अपने कानून खुद ही बनाएंगे, लेकिन उन कानूनों में से सारे कानून नहीं बना सकते। जैसे अंग्रेजों ने यह कहा 1947 में कि जो संविधान सभा बैठी है वही आज से पार्लियामेंट है, वो चाहे तो अपने लिए कानून बना सकती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया 1947। वो सब्जेक्ट्स क्या थे? जैसे डिफेंस, यूज ऑफ आर्टिलरी और आर्मी, ये उस समय नहीं दिए गए। इसका मतलब यह कि हम लोग स्वतंत्र तो हुए हैं, पूर्ण रूप से नहीं हुए। और अगर हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए हैं तो हम औपनिवेशिक राज्य नहीं है, लेकिन संप्रभु भी नहीं है। इधर तो हम उपनिवेश भी नहीं बचे, लेकिन संप्रभु भी नहीं बन पाए। तो उपनिवेश खत्म हो गया हमारा, ये बात सही है, लेकिन संप्रभु अभी हम लोग बन नहीं पाए हैं। तो बीच में क्या रहेंगे? डोमिनियन स्टेट। इसको हिंदी में कहते हैं अधिराज्य। तो हम लोग अधीन राज्य के रूप में काम करते रहे। और ये हमको कब तक रहना था? जब तक हम लोग अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक।
क्योंकि उन्होंने कहा था कि ट्रांसफर ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन को दी जाएगी, किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, फिर हम पावर को ट्रांसफर कर देंगे, आपको दे देंगे। तो हम लोग जल्दबाजी में लग गए संविधान को बनाने के लिए, और संविधान बनने के लिए फिर तेजी से काम हुआ, और 1949 में आकर के 26 नवंबर को संविधान का ड्राफ्ट बनके तैयार हो गया। जब ये ड्राफ्ट तैयार हो गया तो इसे हमने उसी दिन लागू कर दिया जिसे हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस ने अपनी ही एक महत्वपूर्ण डेट 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बना दिया, है ना, स्वतंत्रता दिवस बना दिया। कब? 1950, गणतंत्र दिवस बना दिया 1950 में। तो इस तरह से दोनों ही डेट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, और 15 अगस्त तो हो ही गई थी। 15 अगस्त पे जैसे घोषणा कर दी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू किया जाता है। उस एक्ट में क्या लिखा था? उस एक्ट में पहली लाइन लिखी थी कि भारत से पृथक 2 डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। जिसमें यह कहा गया, उसी में लिखा था कि भारत के 17 प्रांतों में से 11 भारत को, इंडिया को पूर्णतः दिए जाएंगे, और 3 पाकिस्तान को पूर्णतः दिए जाएंगे, और 3 ऐसे हैं जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक, और पाकिस्तान जो राज्य है वो 2 हिस्सों में होगा, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी पाकिस्तान अलग, पश्चिमी पाकिस्तान अलग, 2 हिस्सों में बना दिया। और जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ पावर को मान लिया जाएगा। ठीक, ये 1950 में कहा गया। अब 47 में एक एग्रीमेंट और लिखा था उसमें, वो था कि लैप्स ऑफ पैरामाउंस। लैप्स ऑफ पैरामाउंस क्या है? लैप्स ऑफ पैरामाउंस का मतलब यह था कि जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो उन्होंने 1757 से लेकर के 1947 के पहले तक भारत में बहुत सारे राजा महाराजाओं के साथ एग्रीमेंट किए थे। उन एग्रीमेंट के तहत यह था कि ये राजा हैं और ब्रिटेन के जो राजा हैं इन सबके महाराजा हैं। तो वो शासन तो करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अंडर में ही शासन करते थे, औपचारिक रूप से शासन करते थे। इस व्यवस्था को उन्होंने लैप्स कर दिया कि अब लैप्स ऑफ पैरामाउंसी है, अब इन राजा महाराजाओं पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। यहां एक गलती की उन्होंने, उनको खुद ये कहना चाहिए था कि जो राजा महाराजाओं ने ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट किया है वो एग्रीमेंट अब भारत सरकार के साथ माना जाएगा। ये लिखना चाहिए उसमें कि जो पहले उन लोगों के मालिक ब्रिटेन की सरकार थी, राजा महाराजाओं के मालिक, अब राजा महाराजाओं का मालिक किसको बनाना चाहिए था? भारत की सरकार को बनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, लैप्स ऑफ पैरामाउंस कर दिया कि वो एग्रीमेंट नल एंड वाइड हो गया है, अब हमारा तुम पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब है कि कोई राजा चाहे तो वो अलग देश बना सकता है, और भारत में देश बन सकते थे क्योंकि राजा महाराजाओं की संख्या कितनी थी? 565। तो 565 प्रिंसली स्टेट थे जो ये चाह रहे थे कि हम अलग राज्य बने रहें, और ऐसा हुआ भी। इसलिए 1947 में एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, रिझाने के साथ वार्ताएं शुरू हुई, और इन वार्ताओं में ये बात की जा रही, अब राजा, जैसे आप राजा हैं इतने सारे बैठे हुए, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में मिल जाओ, यहां पर कोई और खड़ा हुआ है वो कह रहा है हिंदुस्तान में मिल जाओ, तो हम लोग क्या करेंगे? अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने इनसे कहा कि आप अपना जोधपुर स्टेट पाकिस्तान में मिला दो, तो इन्होंने कहा हमको क्या मिलेगा, हम तो फ्री भी रह सकते हैं। तो हमने कहा तुमको हम ये अधिकार दे देंगे, ये अधिकार दे देंगे, स्पेशल दर्जा दे देंगे। तो अगर जिनको अच्छा लगा मेरा प्रपोजल तो आ जाएंगे, और नहीं लगेगा तो हिंदुस्तान में चले जाएंगे, और दोनों में नहीं अच्छा लगा तो अलग भी रह सकते हैं। तो सभी दोनों ही देशों ने एक दूसरे को साथ रिझाने की कोशिश की, और भारत में ये जिम्मेदारी दी गई 1947 में वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई, और वल्लभ भाई पटेल ने सारे राजा महाराजाओं से बातचीत करना शुरू की। माउंटबेटन ने एक मीटिंग ली, माउंटबेटन ने इशारा कर दिया, बोला कुछ नहीं, कि आप लोग फैसला सोच समझ के अपने भविष्य को देख करके लीजिएगा। यानी उसके स्टेटमेंट का अंतर था, मतलब था कि कैसे भी करके आप कोशिश करें तो भारत में मिलने की कोशिश रहें, क्योंकि उसका भविष्य ज्यादा अच्छा दिखता है, वहां की सरकार ज्यादा बड़ी दिखती है, पावरफुल दिखती है। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनके भाषण का मतलब यही निकाला गया। तो तेजी से बहुत सारे राजा महाराजाओं ने भारत के साथ संपर्क करने की कोशिश की, और भारत का नक्शा धीरे धीरे करके बनता चला गया। 565 में से 549 भारत में मिल गए, 13 पाकिस्तान में मिला दिए गए, और 3 अलग हो गए, कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। लेकिन धीरे धीरे करके ये भी किस में मिल गए? भारत में। तो भारत में टोटल हुए 552।
552 ये और 11 ये और आधे ये, इतनी चीजों को मिला करके भारत बना। और ये सब किसमें लिखा है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में। उसमें ये भी लिखा था कि राजा महाराजाओं को अगर मिलना है तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, विलय पत्र जिसको कहते थे। अगर आपने उस पर साइन कर दिया तो ये माना जाएगा आज से आप भारत के हिस्से हैं। तो बहुत सारे राजा महाराजा जो पैसे वाले थे, जैसे हैदराबाद बहुत पैसे वाले थे, एक और पैसे वाले थे भोपाल के नवाब हमीदुल्ला साहब, वो भी पैसे वाले थे, वो भी चाह रहे थे कि हम भी अलग रहेंगे। लेकिन ज्योग्राफिकली पॉसिबल है क्या ये? पहले तो हमीदुल्ला कह रहे थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे, यहां पर है भोपाल, ये पाकिस्तान कैसे जाएंगे? एक तो छोटा सा है भोपाल। और ठीक ऐसी हरकत की थी हैदराबाद ने। हैदराबाद बहुत बड़ा था। हैदराबाद कह रहा कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, तो पटेल ने कहा पाकिस्तान कैसे जाओगे? वो पटेल से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। उन्होंने तो हैदराबाद में इंडिया की करेंसी बंद कर दी कि हम वो करेंसी चलाएंगे जो पाकिस्तान में चलती है। पाकिस्तान तो अभी बना है 6 महीने पहले, क्या पाकिस्तान में करेंसी चलती है? लेकिन नए नए नोटों पर सील लगा दी गई थी कि ये पाकिस्तान की करेंसी, ये हिंदुस्तान की करेंसी। तो कह रहे हम वो वाली करेंसी चलाएंगे, ये वाली करेंसी इंडिया की चलाएंगे नहीं। और हैदराबाद में जनता ज्यादातर हिंदू थी, वो हिंदुओं को बहुत परेशान करने लगे हैदराबाद के लोग। तो पटेल ने वहां पर पुलिस भेज दी। पुलिस ने 10-15 दिन लगे, सितंबर में उन्होंने उसको हैदराबाद को अपने में मिला लिया। और हैदराबाद के जो नवाब साहब थे वो कह रहे थे, निजाम साहब थे, हैदराबाद में निजाम होता था, कि हमको स्पेशल कुछ राइट दे दो। पटेल ने कहा स्पेशल अब नहीं मिलेगा, पहले दे सकते थे, पहले तो अपनी मर्जी से आते तो हम देते, अब तो हम तुमको जबरदस्ती खींच के लाए, अब क्यों देंगे अपन तुमको? पॉसिबल ही नहीं है। कश्मीर के मामले में ऐसा हुआ, कश्मीर के राजा बहुत डिले करते थे, सोच रहे हैं सोचते सोचते सत्यानाश करवा लिया है। जब उनको ये लगा कि ये काबालियों की सेना अंदर घुस जाएगी पुल को तोड़ करके और हमारे श्रीनगर के बेस उस पर हमला कर देगी और हमारे महल में हमको कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ तहस नहस करके बर्बाद कर देंगे और कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा हो जाएगा, ऐसा स्थिति बिल्कुल सर पे आ गई। तब कह रहे थे कि नहीं, हम भारत में मिलना चाहते। अब होश आया तुमको भारत में मिलने का। जब भारत के लोग उनसे मिलने जाते थे कश्मीर में, जैसे मेनन साहब उनसे मिलने गए, तो उनसे मिलने से मना कर देते थे कि नहीं नहीं हम नहीं मिलते किसी, है ना। तब मिलने से मना कर देते थे, कोई ना कोई बीमारी का बहाना बना देते थे। फिर ऐसी बीमारी हुई कि अब सर पे ही आ गई बीमारी। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत में मिलना चाहते। मानी भारत में मिलने से कुछ नहीं होता, एग्रीमेंट पे साइन करने पड़ेंगे। रात में एग्रीमेंट लेके वहां पहुंचे मेनन साहब, तब उन्होंने रात को साइन किए। एक तो एग्रीमेंट साइन करने में बहुत टाइम लगे, उनका नाम बहुत बड़ा था महेंद्र, राजा धीराज, राजेंद्र, महाराजा धीराज, राजा ऑफ कश्मीर एंड तिब्बत अधिपति, ये स्वीकार करता हूं कि मैं भारत में कश्मीर का विलय करता हूं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ था, उन्होंने उस पर साइन कर दिए। और जब तक वो लेटर वापस एग्रीमेंट तब होता है जब दोनों पक्ष साइन कर ले। और भारत की ओर से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की परमिशन किसके पास थी? वायसराय के पास। वायसराय माउंटबेटन के पास थी। उनके साइन हो जाएं और राजा के साइन हो जाएं तो फिर वो स्टेट इंडिया में मान ली जाती थी। अब उन्होंने तो साइन कर दिए, अब इनको भी साइन करनी थी। तो जब तक इनके पास एग्रीमेंट पहुंचा रात को 27 तारीख हो गई, है ना। तो 26 तारीख को उन्होंने साइन किए थे, वरना सारे एग्रीमेंट एक ही डेट में होते हैं वैसे तो। लेकिन माउंटबेटन ने जब साइन किए तो उन्होंने काट के वहां पर 27 तारीख लिखी, यानी रात को साइन किए थे उन्होंने। और कश्मीर के राजा भी तब तक इतने भक्त हो गए हिंदुस्तान के कि वो मरने को तैयार। क्या कह रहे कि अगर सुबह भारत की फौज यहाँ पे ना पहुंचे तो मेरे को गोली मार देना। अपने उससे कहते हैं नौकर से कि ये रिवॉल्वर पकड़ो और मेरे को गोली मार देना सुबह नींद में सोते हुए, जगाना नहीं, क्योंकि मैं आक्रमणकारियों के हाथों आना नहीं चाहता हूं। अगर सुबह तक भारत की फौज आ गई तो ठीक है, लेकिन अब तो उनको ये कहना चाहिए ना कि हमारी फौज आ गई, क्योंकि भारत में आ गए थे वो, तब भी भारत को भारत कह रहे थे वो। उनको ये कहना चाहिए ना कि हमारी फौज आ गई। और ये कल्चर वहां पर बोलने का बहुत पॉपुलर रहा। वहां पर अक्सर लोग कहते थे कि हिंदुस्तान से आए हैं क्या? अरे भाई, कश्मीर हिंदुस्तान में ही है, अलग नहीं है कश्मीर कहीं। वो 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को ही भारत में आ गया था, तब से वो भारत में ही है। कि क्या मतलब है भारत से आए? तो ये अलग थलग करने की उसको कोशिश लोग भाषा से भी करते हैं। तो सुबह भारत के सेनाएं पहुंच चुकी थी बेस पर। बेस पर सेनाएं पहुंच गई और उधर से काबाली भी अटैक कर रहे थे। तो भारतीय सेनाओं ने अच्छा पुश लिया और उनको खदेड़ते हुए गए। लेकिन खदेड़ते हुए गए तब तक मामला बिगड़ गया कि अब इस मामले में हम ज्यादा गोलाबारी ना करके इस मामले को यूएनओ लेके जाते हैं। और यूएनओ में माउंटबेटन के कहने पर नेहरू जी उसे 31 दिसंबर को यूएनओ में लेके चले गए। यूएनओ में यह कहा गया कि पहले तुम लोग पीछे हटो, फिर पाकिस्तान के लोग पीछे हटेंगे, फिर हम आएंगे, फिर वहां की जनता से पूछेंगे, तब बताएंगे। तब तक स्टेटस क्यू मेंटेन किया जाए, जैसा है वैसा ही रहेगा। चलो ये छोड़ो, यहीं पर रुको। ये देखो कि 1947 में जब
48 में 47 में सॉरी, जब कश्मीर भारत में आ गया, कश्मीर भारत में आ गया, उस समय संविधान तो भारत का बना नहीं है, संविधान तो भारत का बना नहीं है, तो फिर संविधान के लोग भी भारत में शामिल कर लिए गए। हमारी संविधान सभा थी, उसमें कश्मीर के भी मेंबर जोड़ लिए गए, क्योंकि अभी तक कश्मीर से तो कोई था ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में वो था ही नहीं। फिर कश्मीर के मेंबर भी संविधान सभा में बैठे, है ना, मोतीराम बांगड़ा जैसे थे, सैयद साहब थे, वो यहां पर बैठे। अब यह फैसला हुआ कि कश्मीर में यूएनओ की बात का सम्मान करते हुए वहां पर प्लेबिसाइड होना है, तो वहां की स्थितियां बदतर वैसी रहेंगी, इसलिए कश्मीर को स्पेशल एक आर्टिकल दिया गया। क्या है वो आर्टिकल? 370। 370 में ज्यादा कुछ नहीं है जो था, अब तो उसमें सारे सेक्शन हटा करके कर दिए गए हैं। एक पहला भाग है उसका, एक दूसरा भाग है और एक तीसरा भाग है। तो जो पहला भाग है वो ये कहता है कि कश्मीर पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 338 लागू नहीं होगा, जो कि अब हमारे पास है भी नहीं, हमने डिलीट कर दिया है, तो इसका तो कोई सेंस बनता भी नहीं है ना। फिर जो कहते हैं कि भारत के संविधान का कितना हिस्सा कश्मीर पर लागू होगा, ये कश्मीर से पूछना पड़ेगा। कल को हम कहते हैं कि नया कानून बनाए कि ये कश्मीर पर लागू होगा, ये मैं बता रहा हूं 2019 से पहले की स्थिति, तो आप कश्मीर पर कोई भी कानून लागू नहीं कर सकते जब तक वहां की विधानसभा से नहीं पूछ लेंगे, तब तक। तो इस तरह से स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया कि अगर आपको कुछ भी कश्मीर पर नया कानून लागू करना है तो आपको पहले कश्मीर से पूछना पड़ेगा या उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। इसमें यह कहा गया कि कश्मीर पर भारत के संविधान के 2 अनुच्छेद लागू होंगे, एक होगा अनुच्छेद 1 और एक होगा अनुच्छेद 370। इसके अलावा कोई भी अनुच्छेद लागू करना है तो पहले उनसे पूछना पड़ेगा, कश्मीर के संविधान सभा से पूछना पड़ेगा। और ये कहता है कि इस संविधान को कैसे, इस अनुच्छेद 370 को कैसे हटा सकते हैं। हटाने के लिए उसमें यह लिखा गया कि कश्मीर की संविधान सभा कहेगी तो हट सकता है, कश्मीर की संविधान सभा की तो हट सकता है। और फर्स्ट का डी ये कहता था कि अगर कोई भी और नियम लागू करना है कश्मीर पर तो भारत के राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करेंगे, उसको अध्यादेश ना कहकर के ऑर्डर कह लीजिएगा, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आएगा और उस ऑर्डर के द्वारा कश्मीर पर कोई भी नई चीज लागू की जा सकती है, लेकिन ऐसा ऑर्डर जम्मू कश्मीर से पूछे बिना नहीं आएगा, ऐसा ऑर्डर जम्मू कश्मीर से पूछे बिना नहीं आएगा राष्ट्रपति का। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया और इसी को कहते थे स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 370 में जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स मिले हुए थे। इसमें ही आर्टिकल 1 का जो डी कहता है वो राष्ट्रपति का आदेश निकाल करके कोई भी नियम बना सकते हैं। तो ऐसे ही राष्ट्रपति का आदेश निकाला था 1954 में, 52 में निकाला, 54 में निकाला, 62 में निकाला, 64 में निकाला, अलग अलग ऑर्डर निकालते गए और इन्हीं ऑर्डर से कश्मीर में व्यवस्थाएं बदलती गई। अभी तक आर्टिकल निकले हैं, 1996 तक भी ऑर्डर निकले और उससे कश्मीर की स्थितियां बदलती गई और लगभग बहुत सारे सुधार वहां किए गए। कुछ बेसिक्स रह गए थे, वो रह गए थे जिनको 2019 में समाप्त कर दिया गया। तो कश्मीर में अब ये सारी चीजें हटा दी गई हैं और ये सारी चीजें हटी हैं तो केवल एक ही पार्ट रह गया उसका बस, और उसमें ये लिखा है कि अब भारत के संविधान के ये सेक्शन कश्मीर पर लागू किए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव हो गया। उस रिमूव होने का मतलब आर्टिकल से मतलब नहीं है, उसमें जो नियम थे वो खत्म हो गए, हमें नियमों से मतलब है, उससे मतलब नहीं। तो ये कश्मीर संविधान सभा में भी आ गया और 1950 में जब हम बन करके तैयार हुए तो भारत को संप्रभु बना दिया गया। अब हम लोग डोमेन नहीं रहे, डोमिनियन स्टेट नहीं रहे। इस तरह से भारत आजाद होने के बाद बहुत स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल का सबसे बड़ा दौर था कि हम संविधान बना रहे थे तो उसमें चुनौतियां बहुत थी, क्योंकि देश में डाइवर्सिटी बहुत, और उस डाइवर्सिटी के कारण से ही सबसे बड़ी समस्या आती थी इस देश में, क्योंकि इतने सारे लोगों को खुश करना इतना आसान नहीं होगा। सबको चैलेंज कर देते थे, इतने सारे लोगों को बांट देते थे। अब बटे हुए लोगों को कैसे खुश करोगे? हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, ये भी है, ये भी है, कैसे खुश करोगे? तो इसलिए हमारे यहाँ पर संविधान में बहुत बारीकी से काम किया गया और कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे बनाए गए जो अधिकांश लोगों को खुश कर सकते थे, अधिकांश लोगों को संतुष्ट कर सकते थे। तो संविधान बनाना के पॉलिटी का सब्जेक्ट है, अभी हम लोग हिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग 1949 में आजाद हो गए। ठीक है, आजाद हो गए। तो ये था हमारी आजादी की कहानी। लेकिन अभी भी हमारी इस मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ चीजें रह गई हैं
जैसे एक कॉन्सेप्ट रह गया है जिसको कहते हैं वायसराय अपने पूरे नहीं हो पाए थे, है ना? कहां तक हो गए थे? 56 तक हो गए थे शायद वायसराय, और जनजातियों के आंदोलन और कृषकों के आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, कृषक आंदोलन, धार्मिक सुधार और वायसराय, शायद 2 दिन में वो सब दोनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है, उसको अपन को और डिस्कस करना है, फिर अपन इतिहास को लगभग रिवीजन के मोड पे ले आएंगे, और आप लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको याद भी होंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है, कुछ भी कह लीजिए, कि आप लोग उसको लिखते नहीं हो, याद कैसे रखोगे? आपको बहुत सारे पॉइंट्स याद ही नहीं होंगे, है ना? मैं पॉइंट्स इसलिए बताता हूं कि आपके एग्जाम में पॉइंट्स ही आएंगे, स्टोरी नहीं आएगी, तो पॉइंट्स भी याद होना चाहिए। पॉइंट्स ही याद नहीं होंगे तो कैसे काम करोगे? बड़ी दिक्कत होगी एग्जाम देने में। तो कैसे पढ़ोगे बताओ? जैसे अभी टेस्ट होगा तो कैसे दोगे? टेस्ट के लिए क्या पढ़ते हो तुम लोग? बताओ।